गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग क्लास 9 के लिए एक नया चैप्टर, जो चैप्टर थोड़ा सा कठिन भी है और मज़ेदार भी है, उस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का हेडिंग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ने हैं इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। उसके साथ साथ इसका न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इनर्शिया से। इनर्शिया के बारे में यदि आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है एन एबिलिटी टू मूव और चेंज। एन एबिलिटी, क्या इसका मीनिंग, लिटरेरी मीनिंग है। लिटरेरी मीनिंग यदि देखिएगा, इनएबिलिटी टू मूव और चेंज। देखिए, इनएबिलिटी टू मूव और चेंज, ये लिटरेरी मीनिंग है। तो लिटरेरी मीनिंग के आधार पर ही हम लोग डेफिनेशन बनाए हैं, जो बहुत ही आसान होगा। तो क्या है? इट इज इनएबिलिटी of a body, it is inability of a body not to change its state of rest or motion। ठीक है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी नॉट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, ये रेस्ट एंड मोशन आप पहले से ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। बोथ आर रिलेटिव। ठीक है, अब इस मोशन का एक स्पेसिफिक है। वह स्पेसिफिक क्या है कि यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म। इसका स्पेसिफिक यदि देखिएगा तो ये क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म। और ये यूनिफॉर्म क्या देता है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे दीजिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी देने से हमें क्या होता है कि हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप यहाँ दे सकते हैं मोशन के बदले, और रेस्ट और मोशन भी दे सकते हैं। इस मोशन का मीनिंग ही ये निकलेगा आपको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था 2-3 बातें एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो बताना चाह रहा था, सबसे पहले देख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट का सिंपल स्केचिंग कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट पर यहाँ से फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्या करेगा? तो इसको मूव कराएगा। मूव कराने के लिए ये इधर आएगा। सपोज कीजिए
ऐसे इधर मूव कराना चाह रहा है ये फोर्स का टेंडेंसी है इधर मूव कराने का, ठीक है, इधर मूव कराने का, मूव। लेकिन इस फोर्स का यहाँ देखिए यहाँ जो ये सरफेस है ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस पर इधर से एक फोर्स मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ इसके बीच, तो फिर पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ। एक फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं कौन फोर्स, देखिए मैं यहाँ एरो से दिखाना चाह रहा हूँ, यह है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा आए दिन होता है, ठीक है, आप लोग देखते हैं, वही एग्जाम्पल मैं लिया। अब क्या है, कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कोई बच्चा धकेलना चाह रहा, ठीक है, बच्चा, ब्लॉक थोड़ा सा हैवी है, तो बच्चा जब फोर्स लगाता है तो क्या हो रहा है कि इस फोर्स के लगने के बाद यह मूव करना चाहता है, ये बॉडी जो है ये बॉडी मूव करना चाहता है, ठीक है। सपोज कीजिए इस बॉडी का मास m है, बट मूव क्यों नहीं हो रहा है, तो मूव नहीं होने के पीछे कारण है कि ये मास, ठीक है, ये मास, ये मैसिव है, तो कोई बच्चा जब फोर्स लगाता है, छोटा बच्चा, किड्स जिसको कहते हैं, तो ये मूव नहीं होता, ठीक है। अब उससे जब बड़ा बच्चा आता है, ठीक है, उससे बड़ा बच्चा हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, जब ये थोड़ा सा बड़ा बच्चा फोर्स लगाता है तो वही m मास का बॉडी उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर है वो बच्चा, जब उससे स्ट्रॉन्गर है तब क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, यहाँ भी लिख दें मूवमेंट, ये अब फोर्स बढ़ गया, यहाँ पर फोर्स बढ़ गया, तो अब वह क्या हुआ कि उस पर फोर्स इतना लग गया, जब थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है इस बच्चा से, तो वह मूव करने की स्थिति में है ना, लेकिन मूव नहीं हुआ। यदि उससे भी बड़ा बच्चा है, उससे भी बड़ा बच्चा है, तो अब क्या होगा, वह ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। वह ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, और ये यहाँ फिर फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या हुआ कि इसको हम लोग F1 ले लें, इसको F2 ले लें, इसको F3 ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ ये कहें कि F1 इज लेस देन F2 इज लेस देन F3, हो गया थर्ड कंडीशन। यहाँ पर छोटा बच्चा था तो वो किया, थोड़ा सा हिला,
मतलब हल्का फोर्स लगाया, हुआ कुछ नहीं। उससे बड़ा था, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, वह लगाया। अब जो है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स वह धीरे धीरे वह भी बढ़ता है, वह भी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो आगे आपको थोड़ा पढ़ाया जाएगा, अभी तो नहीं 11th में, अभी हल्का आपको जानना है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आप फोर्स लगाइएगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा अप टू सर्टेन लिमिट, तो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आपको नहीं अभी उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है यहाँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब जब इस फ्रिक्शनल फोर्स को वो और ओवरकम कर दिया, और फोर्स यदि लगा, ये F3 क्या हुआ, तो ओवरकम कर दिया, तो अब ये मूव करने की स्थिति में है, तो ये मूवमेंट स्टार्ट, यहाँ मूवमेंट जो है वह स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये पोजीशन आप जानते हैं। दूसरा एक्टिविटी करके देखिएगा, एक टम्बलर है, टम्बलर में यदि आप कॉइन रखते हैं, ठीक है, टम्बलर पर कॉइन रखते हैं और कॉइन को आप फ्लिक कराते हैं, ठीक है, यदि फ्लिक कराते हैं तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, अब देखिए मैं आपके लिए थोड़ा ऐसा व्यवस्था किया, ये देखिए टम्बलर ले लिए, टम्बलर के ऊपर एक सिक्का है, ये 10 रुपये के सिक्का मिला अभी हमको, और यहाँ ये कार्ड है, देखिए ये कार्ड है, इस कार्ड को ऐसे रख दिए, इस पर कॉइन रख दिए, और अब हम क्या करते हैं, इसको फ्लिक कराते हैं, फ्लिक कराते हैं। देखिए ये मैं ट्रांसपेरेंट लिया हूँ, ये मेरा पेन केस है, ये जो गिरता हुआ आपको दिख सके इसीलिए। देखिए यहाँ पर आपको सिक्का दिख गया, तो ये रहा आपका, ये सिक्का क्यों दिखा, इसलिए दिखा कि यहाँ पर आपको ये किस स्टेट में रह गया, इनर्शिया स्टेट में, इनर्शिया स्टेट। अब क्या इनर्शिया का कौन स्टेट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इस पर जब हम फोर्स लगाए, ऐसे फ्लिक कराए, तो ये फोर्स लगने के बाद ये आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, लेकिन ये सिक्का क्या हुआ, ये आगे नहीं बढ़ा, यह अपने जगह पर ही रहा, और अपने जगह पर रहेगा, ये कार्ड आगे बढ़ गया तो नीचे गिर गया। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल रहा आपका। चलिए दूसरा एग्जाम्पल जो आप लोग खूब देखते होंगे, कब, दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा कि जब आप कैरम खेल रहे, कैरम खेलते समय कॉइन को आप क्या कीजिए, देखिए ये मैं कैरम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा सिंबॉलिकली, और यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक है, फिर 2 है, 3 है, इतना बड़ा कर दिए। ठीक है, कंपाइल कर लिए, ये यहाँ पाइल किए, इसको पाइल करके यहाँ से हम लोग स्ट्राइकर सीधा मारे, यहाँ स्ट्राइकर से जब सीधा मारते हैं तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ लगेगा, ये निकल जाएगा, और इसके ऊपर जो वह पाइल बना हुआ है वह नीचे चला जाएगा, अपने जगह पर ही रहेगा, वह हिलेगा नहीं। ये वाला नीचे वाला जो है बॉटम वाला, ये बॉटम में है, तो स्ट्राइक कहाँ हुआ, तो बॉटम में। इसके ऊपर जितने भी कॉइन्स हैं वह कॉइन क्या होगा, वह कॉइन अपने जगह पर, फिर ये इसके जगह पर दूसरा कॉइन आ जाएगा ऊपर से, ऐसे जैसे
यहाँ पर बहुत सारे कॉइन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लिए और यहाँ से मारे, स्ट्राइक किए। तो स्ट्राइक जब किए तो क्या होगा, नीचे वाला आगे बढ़ गया, वह मूवमेंट में आ गया और ऊपर वाला जो पाइल किया हुआ कॉइन है वह ऐसे नीचे गिर गया। यहाँ पर भी देखिए, जिस पर हमने स्ट्राइक किया वह क्या हुआ, अपना स्टेट चेंज किया और स्टेट ऑफ मोशन में चला गया, और ऊपर वाला जो है वह स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है, वह नीचे चला गया। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जब क्या करते हैं, बस में बैठते हैं। बस में बैठने के बाद हुआ क्या कि आप बस में बैठने के बाद मैगजीन पढ़ रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, ठीक है, आराम से बैठे हुए हैं। जैसे ही ड्राइवर क्या करेंगे, उसको बस को स्टार्ट किया और बस को स्टार्ट करके आगे बढ़ाना चाहा तो वो थोड़ा सा मोशन पकड़ा बस के मोशन पकड़ने के बाद जैसे ही वो स्टार्ट हुआ तो आपका ये जो लोअर पार्ट है, ठीक है, लोअर पार्ट जो सीट से सटा हुआ है वह क्या होगा, आगे बढ़ गया, लोअर पार्ट आगे बढ़ गया। देखिए यहीं अभी जो मैं कार्ड और कॉइन की बात किया वही बात वहाँ है कि लोअर पार्ट क्या हुआ, वह लोअर पार्ट, ये जो सीट से सटा हुआ है वह लोअर पार्ट हुआ, तो वह लोअर पार्ट क्या हुआ, बस के साथ चल दिया जैसे ये कार्ड चला। लेकिन अपर पार्ट, जैसे ये कॉइन था, कॉइन के रूप में अपर पार्ट क्या हुआ, वह अस्थिर ही है, वह अस्थिर है क्योंकि वह हवा में है, उससे वो सीट से तो कनेक्टेड है नहीं, तो सीट से नहीं कनेक्टेड है तो ये क्या हुआ, अपनी जगह पर बना हुआ है, वह बस के अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर रहा है। तो बस के अकॉर्डिंगली मूव नहीं करेगा तो ये पार्ट आगे बढ़ गया, तो ये अपनी जगह पर रह गया, अपनी जगह पर रह गया तो क्या हुआ, ये आगे बढ़ गया तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, तो ये हुआ बैकवर्ड, ठीक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा अपर पार्ट का। फिर यहीं पर देखिए क्या है कि वह चालक क्या करता है, वही ड्राइवर क्या करता है कि गाड़ी स्पीड में है, फिर उसको कोई आवाज़ दिया कि रुकिए रुकिए, वह ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक जब लगा दिया तो ब्रेक लगा दिया, पैसेंजर चढ़ना है, ब्रेक जैसे ही लगाया तो फिर क्या हुआ, तो फिर हमारा जो लोअर पार्ट है वह रुक गया, लोअर पार्ट रुक गया। अब अपर पार्ट क्या कर रहा है कि अपर पार्ट जो है वह मोशन में ही है, अपर पार्ट मोशन में ही है, क्योंकि लोअर पार्ट जो कि सीट से अटैच है, सीट पर बैठा हुआ आदमी का लोअर पार्ट सीट से अटैच रहता है, तो सीट से अटैच रहने के कारण उसका मूवमेंट तुरंत दिखता है। लेकिन अपर पार्ट सीट से अटैच नहीं है, इसलिए वह क्या हुआ कि गाड़ी के जब बस में ब्रेक लगी है तो लोअर पार्ट रुक गया और अपर पार्ट आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो वह झुक जाएगा, आगे की ओर झुक जाएगा अपर पार्ट। तो ये दूसरी बातें हो गई। तो देखिए ये हुआ, ये जो है ये मोशन हो गया, ठीक है, मतलब ये अपर पार्ट हमारा मोशन में आ गया और मोशन के कारण आगे झुक जाएगा। लोअर पार्ट पीछे की ओर ये, अब मैं दूसरे पहली वाला बात करता हूँ। पहली बात में क्या था कि हमारे शरीर का ऊपर वाला भाग इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, तो दोनों बात समझ में आ गई। जब बस चली, जब बस स्टार्ट हुई और आगे बढ़ी तो हमारा अपर पार्ट रेस्ट में, इसलिए पीछे, और जब ब्रेक लगा बस में तो हमारा अपर पार्ट मोशन में, इसलिए वह आगे झुकेगा। क्लियर है? तो ये 4 एग्जाम्पल मैं आपको इनर्शिया को समझाने के लिए दिया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब वह क्या है
कि हर एक स्थिति में, ये फर्स्ट लॉ को भी बताएगा और आगे भी। थोड़ा सा मैं यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर मास के बारे में भी जान लें। मास मेजर्स इनर्शिया। क्या है? यदि मास ज़्यादा है, देखिए यदि m1 ले लें, यहाँ F1 और m1 में लिया, ठीक। फिर यहाँ पर मतलब देखिए, यदि, या इसको ऐसे ही ले, एक नया एग्जाम्पल भी हो जाएगा कि इसको मिटा देते हैं। एक साइकिल को है, साइकिल रेस्ट में है, तो एक बड़ा बच्चा, कितना बड़ा, मान लीजिए कि 10 साल का, 10 साल का भी बच्चा है तो वह साइकिल को मूव करा सकता है, ठीक। 10 साल का बच्चा भी है तो साइकिल को मूव करा सकता है। लेकिन वही बच्चा, उसी स्ट्रेंथ का बच्चा, वह क्या कर रहा है, कोई कार लगी हुई है, कार वो भले ही छोटी हो, कार लगी हुई है, अब उसको वह धक्का देना चाह रहा, उसको मूव कराना चाह रहा। ऐसी बात नहीं है कि वह गियर में लगा हुआ है, चाहे और कुछ, बिल्कुल फ्री है, न्यूट्रल स्टेट में, उसको धक्का दे रहा। तो धक्का दे रहा है वो बच्चा, तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस कार का मास क्या है, अधिक है। मास अधिक है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और इनर्शिया ज़्यादा होगा तो इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगाने होंगे। इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगाने होंगे, ठीक है। अब मैं यही बात कहना चाह रहा था, यहाँ पर मैं यही बताया था, इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी नॉट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये आपको इनर्शिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग, ये तो इनर्शिया का सिर्फ डेफिनेशन हुआ। अब यदि इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे यहाँ पर, तब क्या होगा, तो यहाँ पर होगा फिर अनलेस और अनटिल। देखिए यहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया में अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, हो गया। तो ये आपका इनर्शिया हो गया। तो इनर्शिया का लॉ भी हमने देख लिया, और यही बातें आप फर्स्ट लॉ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा हटा के करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ की तरह होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट लॉ में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नेट फोर्स जो है वह 0 है। जान लीजिए, यही फर्स्ट लॉ को बताता है। शॉर्ट में यदि बताना हो तो नेट फोर्स इज 0। किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। नेट फोर्स की जब बात किए तो मुझे एक बात याद आई, नेट फोर्स कब 0 होगा, तो देखिए बैलेंस में, ये बैलेंस फोर्स है। यहाँ नेट फोर्स जब बात करते हैं तो यहाँ देखिए बैलेंस, लेकिन ये बैलेंस फोर्स क्या कर रहा है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा है, इसके शेप को चेंज कर रहा है, नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स यही कर सकता है कि किसी भी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है। ये हो गया ये बैलेंस फोर्स। नेट फोर्स 0 जब हुआ मतलब ये बैलेंस फोर्स, दोनों तरफ से लगा बैलेंस फोर्स। इसलिए बैलेंस फोर्स के बारे में आप जानिए, ये बैलेंस फोर्स क्या हो गया, ये बैलेंस फोर्स, द फोर्स which is counterbalanced
by another force is called balanced force। हो गया, ये आपका बैलेंस फोर्स हो गया। अब इस बैलेंस फोर्स के बाद, तो बैलेंस फोर्स के बाद और क्या इसमें जोड़ूंगा, इट चेंजेस द शेप, चेंजेस द शेप, ये शेप बदलता है, ठीक। तो ये बैलेंस फोर्स का कहानी हो गया। इस बैलेंस फोर्स के बाद अब हम लोग चलेंगे, क्या हुआ बैलेंस फोर्स के साथ, ठीक है। ये यहाँ पर अनबैलेंस की बात भी कर रहा हूँ, ये ज़रूरत होगा कब, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, दिस फोर्स produces acceleration, ठीक है। दिस फोर्स प्रोड्यूस एक्सलेरेशन। यहाँ पर आप क्या देखिएगा, F1 इक्वल टू माइनस F2 हो गया, दोनों नेट जीरो हो गया। अब देखिए F1, ठीक है, यहाँ पर F2 माइनस F1 नॉट इक्वल टू जीरो, F2 माइनस F1 नॉट इक्वल टू जीरो, ये अनबैलेंस्ड हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यदि हम लोग करेंगे तो F1 माइनस F2, F1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, F2 इक्वल्स जीरो। देखिए ये अपोजिट फोर्स लग रहा है, दोनों ये जो है ये अपोजिट फोर्स लग रहा है, ये ही अच्छा बताता है। तो F1 इक्वल्स माइनस F2, दोनों अपोजिट फोर्स लगा। अभी क्या देखे आप, ये अनबैलेंस, ये बैलेंस का, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, दोनों लगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और F1 F2 इसमें सेम हो जाता, तो सेम हो गया, तो क्या होगा, दोनों का नेट यदि जोड़िएगा, नेट जोड़ के देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एक फोर्स क्या हुआ, इधर से लगा, इसको लिए F, इधर से दूसरा फोर्स इधर से लगा प्लस, इसको लिए माइनस, इक्वल्स क्या होगा, F माइनस F क्या हो गया, जीरो, F माइनस F जीरो। ये और अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ चलो इसको हटा करके इसी नई चीज़ को रखें, F माइनस F जीरो हो गया। तो ये बैलेंस फोर्स हुआ, ये अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स को देख लिए। अब हम लोग चलेंगे क्या, फर्स्ट लॉ पर। इस सब चीज़ को अब ख़त्म करें, फर्स्ट लॉ पर चलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है वह, फर्स्ट लॉ कहता है कि नेट फोर्स इक्वल्स जीरो, नेट फोर्स इक्वल्स जीरो। इट मीन्स क्या कहता है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, remain in rest, or a body is in uniform, if a body is moving, इसको
अच्छा ही पर मैं लिखूँ, इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी remain in uniform velocity. Unless or until an external force applied. हो गया। मैं वेलोसिटी लिया, मेरा खास पर्पस भी था। क्यों? देखिए, हम लोग आगे क्या देखते हैं, समेशन एफ इक्वल 0। समेशन एफ इक्वल 0 इट मीन्स क्या हो गया, आप एक्सलेरेशन इक्वल 0, एक्सलेरेशन इक्वल 0 तो क्या होगा, दो बातें हो सकती है क्या, या तो वह बॉडी जो है, एक्सलेरेशन इक्वल 0 का मतलब है कि सबसे पहले ये देखिए कि v माइनस यू बाई टी होता है एक्सलेरेशन, v माइनस यू बाई टी। अब इसका मतलब ये क्या हो गया कि v माइनस यू इक्वल 0, इट मीन्स ये क्या हो गया कि चेंज हो ही नहीं रहा, ये क्या है, एक यहाँ पर हो गया यूनिफॉर्म, चेंज नहीं हो रहा, या कांस्टेंट, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट जो भी है। v माइनस यू का 0 का मतलब है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। क्यों? यहाँ देखिए v इक्वल्स यू हो गया, ये एक कंडीशन ये बनता है, तो v इक्वल्स यू, तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। अब कहिएगा कि सर हम ग्राउंड में फुटबॉल को किक करते हैं तो उसको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, तो मेरा कहना है कि वह नहीं रुकेगा, लेकिन कंडीशन होगा कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो फिर रुकता क्यों है, कोई फोर्स नहीं भी लग रहा है तो भी नहीं, उस पर फोर्स लगता है। कहाँ से? तो थोड़ा हवा से, हो सकता है कि जब वो मूव कर रहा हो तो विपरीत दिशा से हवा आ रही हो, थोड़ा सा फ्रिक्शन से, ठीक है। जैसे ये फुटबॉल को आपने किक किया, किक तो किया इधर, लेकिन क्या वो हवा में चल रही है? नहीं, वह ग्राउंड में है, ग्राउंड में चल रही है। तो देखिए जैसे ही आपने किया तो ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट, आपकी बॉल यहाँ और फ्रिक्शनल फोर्स फिर यहाँ, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इसके साथ है। आप तो एक बार किक किए ना, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो वह धीरे धीरे उसको क्या करता है, उसके वेलोसिटी को 0 कर देता है, उसका स्टेट को चेंज कर देता है। वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो वह रेस्ट में चला जाता है। तो ये हुई बात। अब यहाँ पर ये हो गया, और अब देखिए यहाँ v इक्वल्स यू इक्वल 0 भी तो हो सकता है। अब ये चलने लगा, ये रुक गया, ये फुटबॉल क्या हुआ, अब यहाँ पर रुक गया। जब आप पहले सपोज किक ही किए, रुक गए, रुक जाने के बाद फिर यदि हम उस पर किक नहीं करते हैं तो वह क्या होगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है, वह अपना स्थिर रहेगा। तो ये दोनों हो गई बात, ठीक है। एग्जाम्पल भी हो गया फर्स्ट लॉ का। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड लॉ में, ठीक है। सेकंड लॉ भी आज पढ़ा देता हूँ।
कुछ न्यूमेरिकल्स तब देखूंगा। तो सेकेंड लॉ को देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ में क्या है, सेकेंड लॉ कह रहा है फर्स्ट लॉ को गैलीलियो के द्वारा भी बताया गया था, इसलिए गैलीलियो के बारे में भी कहीं दे तो उसमें घबराइएगा नहीं। गैलीलियो का ही पहला एक्सपेरिमेंट था पिसा में, लेकिन वह उसको एक रूप नहीं दे पाए थे, डिफाइन नहीं कर पाए थे, वो सोच अपना बनाए थे, ओपिनियन अपना लिखे थे, ठीक है। तो इसीलिए ये नाम रह गया न्यूटन साहब का। न्यूटन साहब कंपाइल करके उसको प्रतिपादित कर दिया, हो गया। चलिए अब सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है, अब देखिए सेकेंड लॉ को यदि आप देखिएगा तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to rate of change of velocity, है ना। ये वेलोसिटी में बोल रहा हूँ, वेलोसिटी से थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। देखिए मोमेंटम, इसको लिख करके मैं इसलिए मैं लिख देता हूँ तब मोमेंटम को बताता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time is directly proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वह किसका डायरेक्टली है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सलेरेशन, मास एंड एक्सलेरेशन। और ये मास एंड एक्सलेरेशन के बदले कहीं कहीं फोर्स भी लिखा हुआ है, तो उसमें भी घबराइएगा नहीं कि सर मास एंड एक्सलेरेशन दिए कहीं फोर्स लिखा हुआ है, अब कौन सही है। तो फोर्स इक्वल्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन, इसलिए घबराइएगा नहीं। अब देखिए सेकेंड लॉ को मैंने चेंज शुरू तो कर दिया, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको मोमेंटम आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट के बाद सेकेंड लॉ को थोड़ा देर के लिए रोकता हूँ, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ मोमेंटम। पहले मोमेंटम जान लीजिए। मोमेंटम क्या करता है, कोई बॉडी में मोमेंटम है मतलब क्या है, वह डिग्री ऑफ मोशन को बताता है ना। इट मेजर्स डिग्री ऑफ मोशन इन ए बॉडी, हाँ जान लीजिए। और इसका जो लोग डिफाइन करता है वह कैसे डिफाइन करता है, तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उससे डिफाइन करता है। मोमेंटम के बारे में क्या लिखता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये लिख देता। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसके बारे में कुछ बताता ही नहीं है।
अरे भाई, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में मास तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि मासलेस होगा। मासलेस बॉडी तो आप देख ही नहीं पाएंगे, उसका यूज कैसे कीजिएगा। अब ये मास है ऑब्जेक्ट में, अब उसमें जो वेलोसिटी हुआ वह क्या बता रहा है? वेलोसिटी क्या बताता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का उसमें कितना डिग्री ऑफ मोशन है, तो वो बताना चाहिए। तो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए, अब फिर बात आती है, अब यूनिट वगैरह की बात हमें करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग ऐसे P से डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं P से, तो P इक्वल्स m इंटू वी, वेलोसिटी। देखिए ये एक बात मैं बता दूं, ये मोमेंटम जो है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये जान लीजिए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा इसका? तो यूनिट देख लीजिए, मास का हो गया केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, उसके बाद यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये रहा मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ भी है, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉ से पहले मैं सेकंड लॉ को बताऊंगा, फिर कंजर्वेशन की बात मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा, थर्ड लॉ के बाद, तब और मज़ा आएगा। अभी पहले इसको सेकंड लॉ को मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, मोमेंटम में एक और चीज़ जोड़ दूँ जो सेकंड लॉ में बहुत ज़रूरी है, वह क्या है कि देखिए, दो तरह का वेलोसिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा। एक वेलोसिटी u हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर, लगातार कर हम लोगों ने किया है। तो u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, और v फाइनल वेलोसिटी। एक इनिशियल वेलोसिटी है तो दूसरा फाइनल वेलोसिटी है। अब देखिए, इसको यदि मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mu हो जाएगा। तो यह क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। और ये इस फाइनल वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम। ये हो गया दूसरा इनिशियल मोमेंटम और दूसरा फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा भाई? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते थे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? मोमेंटम का है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इतना मोमेंटम में हमको ज़रूरत था तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, बाकी काम हम लोग किस में करेंगे? तो बाकी काम सेकेंड लॉ में, है ना? मज़ा आ रहा है? देखिए, ये मोमेंटम फोर्स कैसे देता है, अब देखिए कितना मज़ा आएगा। क्या? पानी,
ये अब देखिए, अब हम लोग जो लिखेंगे सेकंड लॉ के आधार पर, तो देखिए यहाँ पर अब सेकंड लॉ का प्रूफ भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रूफ भी हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट को हम टारगेट करेंगे, एम, सपोज यहाँ लिखिए एम मास ऑफ द बॉडी, हो गया ना। भी यू ले पहले, यू इनिशियल वेलोसिटी, हो गया। भी फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम टेकन टू चेंज इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम आप देख लिए, तो यहाँ देखिए यह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, एम भी माइनस एम यू बाई टी।